तो कैसे हो मेरे चीतो गाइस। आज की इस वीडियो में आपको बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के जो है सीटेट के द्वारा जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए, बेसिकली 2024 में जो क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को जो है आज की इस वीडियो में आपको जो है एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करो, क्या आंसर होगा और किस तरीके से और भी जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये हमारा पार्ट 11 वीडियो है और टोटल मैंने 10 वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक डाल दूंगा, आप जो है जाके देख सकते हैं उन पार्ट्स को भी। तो देखो भाई, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, और इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि टाइम मैनेजमेंट के लिए जो है ना, जो टाइम जो सबसे ज्यादा आपका जो टाइम खाएगा वो ये असर्शन एंड रीजनिंग के सवाल खाएगा। क्योंकि इसमें आपको जो है ना एक चीज नहीं बताना, इसमें पहले आपको ये बताना है कि असर्शन सही है, रीजन सही है, फिर क्या इन दोनों में रिलेशन बन रहा है, तब जाके आपको आंसर करना पड़ेगा। अगर आपने ये दोनों बता दिया कि भाई ये सही है, ये सही है, और इन दोनों में ये बता दिया कि आपने इन दोनों में रिलेशन नहीं बन रहा है, तब भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर आपने बता दिया कि रिलेशन बन रहा है और अगर वो गलत है तब भी गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से करने की जरूरत है। और जितना भी मैंने कंटेंट आपको पढ़ाया है, आप बोलोगे कंटेंट आपने कहाँ पे पढ़ा है, तो इस वीडियो के अगेन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है सभी जो मैंने जो आपको टॉपिक वाइज क्लासेस कराई है उन सभी के जो है लिंक्स प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप एक बार जो है वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद जो है आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लेना, वहां पे जो आपको यूजफुल लिंक मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलता है कि शिक्षिका को अपनी कक्षा में लड़कों को खेल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, वे लड़कियों को कला सजावट में यानी कि जो डेकोरेशन वगैरह का काम होता है उसमें जो है मतलब जो है इस चीज में करने के लिए जो हमें लड़कियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। कहने का मतलब ये है क्वेश्चन में कि जो लड़के होते हैं उनको हमें बोलना चाहिए कि जाओ भाई, तुम पीटी का पीरियड हो गया, तुम जाके खेलो अपना। और जो लड़कियां हैं, अगर कुछ क्लास में डेकोरेशन वगैरह जैसे दिवाली वगैरह का टाइम आता है या गणतंत्र दिवस आता है, 15 अगस्त वगैरह का दिन जब आता है, तो उसमें जो है हमें लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए कि भाई लड़कियों तुम जाके जो है डेकोरेशन करो, रंगोली बनाओ। क्या ये चीज एथिकली ठीक है? आप खुद बताओ मुझे। वैसे तो नॉर्मली यही कल्चर हमें देखने को मिलता है। स्कूल में जब हम भी थे तो जो लड़कियां थी वो थोड़ा खेल में पार्टिसिपेट कम करती थी और उनका ड्राइंग में, सजावट में, मेहंदी में, इन सब में ज्यादा इंटरेस्ट रहता था। लेकिन एक शिक्षक के रूप में, एक शिक्षिका रूप में जो हमें इस चीज को प्रोत्साहित नहीं करना है। आप रियल लाइफ में देख रहे हो वो चीज ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, वो हमारा वो इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि जिस हिसाब से जेंडर को जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उस हिसाब से हम बिहेव करते हैं। लड़का काम करने जाएगा और लड़कियां घर को संभालेगी। ये हमें किसने दिया है? ये हमें हमारे समाज ने हमें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तो इस चीज को हम आगे लेके चल रहे हैं। लेकिन एक शिक्षक के रूप में ये चीज कहना गलत है कि भाई लड़कियां तुम जो है सिर्फ कला सजावट के काम करो और लड़के जो है तुम क्या करो, बाहर जाके खेलो। क्यों? लड़के भी कर सकते कला सजावट के काम, लड़कियां भी खेल सकती है। तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया, मतलब गलत हो गया, हमारा अभिकथन तो गलत हो गया। तो उसके बाद है सेकंड कारण, बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जो है जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। क्या ये सही है? तो नहीं भाई, ऐसा भी नहीं है कि जो जेंडर जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल प्राइमरली बिकॉज ऑफ द अंडरलाइंग बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से बच्चे जो है क्या करते हैं, जेंडर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है इस चीज को एक्वायर नहीं करते हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इन दोनों में रिलेशन की तो कोई बात ही नहीं है, तो दोनों ही गलत है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ए और आर दोनों गलत है। ठीक है भाई। डिसग्राफिया की विशेषता क्या है? मैंने आपको जो है अक्षमता के प्रकार यानी कि डिसेबिलिटी के टाइप्स मैंने बताए हैं। और ध्यान रखना, डिसेबिलिटी के जो टाइप्स है ना उसमें मैंने सभी डिसेबिलिटी जो इंपॉर्टेंट डिसेबिलिटी है वो सभी कराए हैं और पेपर में पूछा जाएगा। तो इसका आपको जो है बताना है। डिसग्राफिया में मैंने आपको बताया कि ग्राफ में क्या करते हैं हम, ग्राफ में आप बनाते हो ना, तो बनाने से संबंधित बच्चों को जो है कठिनाई आती है। बनाने का मतलब पढ़ने तो नहीं होगा, दोहराव तो नहीं होगा, विलंबित तो नहीं होगा। बनाने में किस में? बनाना का मतलब लिख रहे हो ना, तो लिखने में कठिनाई बच्चों को जो है, डिफिकल्टी इन राइटिंग। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, शिक्षकों को ध्यान अभाव, अति सक्रियतावाद यानी कि जो बच्चे ADHD से ग्रस्त होते हैं यानी कि अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले जो बच्चे होते हैं से जुड़े छात्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखते समय किससे हमें बचना चाहिए? मतलब ये जो ADHD से जो बच्चे जो ग्रस्त होते हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए किस चीज से बचना चाहिए, तो देख लेते हैं भाई। पाठ्यक्रम सामग्री और निर्देशों में लचीलापन करना है। तो भाई ये तो बिल्कुल, इसमें तो हमें जो है करना चाहिए। इसमें बोला है बचना चाहिए, हमें किस चीज को इग्नोर करना है, मतलब उस चीज को अपनाना नहीं है। तो पाठ्यक्रम को लचीला करना है, बिल्कुल करना है। कार्य को छोटे छोटे प्रबंधनीय भागों में तोड़ना है, बिल्कुल, क्योंकि बच्चे का जो इसमें जो अटेंशन रहता है ना बहुत शॉर्ट रहता है। तो उनको हमें क्या करना है, छोटे छोटे, मतलब आप जैसे आप भी पढ़ाई करते हो, तो अगर मैं आपको बोल दूं कि जैसे कि कई बच्चे ऐसे होंगे कि यही जो
वीडियो, आधे घंटे की वीडियो एक बार में नहीं देख पाएंगे। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, कई बच्चों का अटेंशन इतना रील्स के चक्कर में इतना कम हो गया है कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसको कम से कम 2 बार में वो उसको जो है पढ़ेंगे। इसको अगर आप कहोगे ना कि मतलब कि एक बार में पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। मैक्सिमम केस में जो बच्चे हैं ना, उनका अटेंशन तो आज के टाइम में रील ने कम कर दिया है। रील में 30-30 सेकंड 60-60 सेकंड की जो है रील होती है, बस उससे स्क्रॉल करते जाओ। इससे जो है आपको लगता है मजा तो आता है, लेकिन आपका जो अटेंशन होता है ना, मैं क्यों बोलता हूँ कि भाई रील हमें जो है स्टूडेंट लाइफ में नहीं देखनी चाहिए। कुछ देखना है तो एक लॉन्ग फॉर्मेट में कोई फिल्म देख लो, कोई वीडियो देख लो, लेकिन रील मत देखो, क्योंकि रील में आप कितना रील देख लोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। उससे आपका अटेंशन कम होगा। तो हमें कोई भी काम को जो है ना छोटे छोटे उसमें जो है टुकड़ों में तोड़ना है, तो बिल्कुल इसमें जो है बच्चों को मदद मिलती है। उसके बाद बहु इंद्रिय सामग्री का हमें उपयोग करना है। बिल्कुल हमें जो है मल्टी सेंसरी जो मटेरियल्स होते हैं उनका प्रयोग करना है, इसमें बच्चे को जो है हेल्प मिलती है। तो इसका सही आंसर क्या है? हमें बचना है ना, तो हमें किस चीज से बचना है? विकर्षण और शोर करने से, यानी कि क्रिएटिंग डिस्ट्रैक्शन और मेकिंग नॉइज। क्लास में हमें नॉइज नहीं करवानी है, डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है बच्चों को, भाई तुम ये कर लो, ये वो ऑलरेडी डिस्ट्रैक्ट है बच्चे, उनको तुम्हें रास्ते पे लाना है। तो समझ गए? तो बचना चाहिए। तो बचने का जो है आंसर इसका 4th सही है। देख रहे हो कई बच्चे ऐसे होंगे कि बस लचीलापन इसी को लगा दिया। क्वेश्चन को पढ़ना होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। उसके बाद ये देखो कितना लंबा क्वेश्चन। अब इसमें बताओ टाइम जाएगा नहीं जाएगा? पूरे स्लाइड में मैंने पूरा एक ही क्वेश्चन दिया है, जबकि क्वेश्चन में कुछ नहीं है। जब क्वेश्चन पढ़ोगे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन पढ़ने में आपका समय चला जाएगा। समय वैसे ही कम है, टाइम मैनेजमेंट नहीं, जब भी तो बच्चे इतने सारे बच्चे फेल हो जाते हैं सीटेट में। तो देखो भाई चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है कि विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ, एक 7 वर्ष के लड़के ने खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई। एक ऋषभ है और वो खेलने के लिए क्या करता है? एक गुड़िया उठाता है, ठीक है। उसके कुछ साथियों ने उसकी पसंद का मजाक उड़ाया। मतलब होता है ना कि क्लास में कि जब हम कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं, जैसे कि कुछ हमारी पसंद ऐसी हो जाती है कि जैसे कि हमने कभी पिंक ड्रेस पहन लिया, तो पिंक ड्रेस पहन लिया तो काफी हमारे जो साथी होते हैं वो क्या बोलते हैं, अबे लड़की वाली ये ड्रेस क्यों लिए, तो लड़कियों का कलर है। अब एक चीज बताओ, कहाँ लिखा है कि भाई पिंक जो है लड़कियों का ही कलर है? कहीं लिखा तो नहीं है। लेकिन ये समाज में कुछ ऐसी धारणाएं हमारी जो है बना लेते हैं, बन जाती है। जिस प्रकार से जो है ऋषभ ने जो है गुड़िया उठाया। भाई मन करता है सभी का, जरूरी थोड़ी है कि गुड़िया सिर्फ लड़कियों के लिए ही बना है, लड़के भी खेल सकते हैं। तो उसके कुछ दोस्त ने जो है उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक के रूप में जो अपने छात्रों की लिंगीय भूमिका में लचीलापन विकसित करना चाहते हैं, उससे इस स्थिति में क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? यानी कि आप एक शिक्षक हो, आपने इस कंडीशन को देखा कि एक लड़का जो है, एक ऋषभ नाम का जो बच्चा है, वो गुड़िया उठाता, उसको क्या समझ है? 7 वर्ष के बच्चे को क्या समझ है? मॉरलिटी कितनी ही रहती है। मैंने आपको जो है कोलबर्ग की थ्योरी में बताया कितनी मॉरलिटी रहती है। तो उसने गुड़िया उठाया तो उसके जो बाकी फ्रेंड्स है वो हंसने लगते हैं। तो एक शिक्षक के रूप में आपको जो है बच्चों में लिंगीय भूमिका में लचीलापन करने के लिए आप क्या करोगे, ताकि जो है वो बच्चों में जो है लिंग के प्रति जो है ऐसा वो मजाक ना फिर करे। उनको दिमाग में जो घुसा हुआ है ना पहले से कि जो गुड़िया है सिर्फ लड़कियों के लिए, इस चीज को सुधार करने के लिए आप क्या करोगे एक शिक्षक के रूप में? तो क्या करना चाहिए वो भी पॉइंट्स दे रखे हैं। ऋषभ से कहना चाहिए कि वह किसी और खिलौने के साथ खेले। जो हंस रहा है उसमें आप इंप्रूव करोगे कि ऋषभ में करोगे? तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड है, ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे अपनी पसंद की और किसी खिलौने को चुन सकते। बिल्कुल यही है। देखो इसके अलावा भी और भी कोई अच्छा ऑप्शन होता ना तो वो भी हम टिक कर सकते, लेकिन यहाँ पे मुझे सिर्फ यही एक अच्छा ऑप्शन दिख रहा है। ऋषभ जो चीज खेल रहा है उसको हमें खेलने देना चाहिए और उसके जो फ्रेंड है उनसे हमें कहना चाहिए कि आपको जो मतलब अगर आपको गुड़िया से नहीं खेलना है किसी और चीज से खेल लो, हंसी मजाक मत करो इनके साथ में। बिना कुछ कहे गुड़िया को हटा देना तो फिर ऋषभ के साथ गलत हो जाएगा। ऋषभ से कहना चाहिए कि गुड़िया लड़कियों के लिए, ये तो बिल्कुल ही ऐसा तो हमें जेंडर स्टीरियोटाइप को तो हमें प्रमोट ही नहीं करना, हमें जेंडर न्यूट्रल बातें करनी है। ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी थ्योरी में बता रखी है। हमें कैमरा मैन की जगह कैमरा पर्सन का, चेयरमैन की जगह चेयर पर्सन का, बैटमैन की जगह बैटर शब्द का हमें यूज करना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो है सेकंड ऑप्शन सही है। इसका इंग्लिश में भी आप देख लेना, इंग्लिश में पढ़ लेना। जो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी मैं जो है काफी डिमांड आती है कि भाई इंग्लिश में भी आप क्वेश्चन लिया करो। देखो समझोगे तो आप हिंदी में ही, लेकिन इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी मैंने ले रखा है। उसके बाद हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, ये पियाजे की थ्योरी से है। मैंने क्यों बताया कि पियाजे की थ्योरी, कोलबर्ग की थ्योरी और वाइगॉस्की की थ्योरी, ये सारी थ्योरी जो है ना ये आपके मुंह पे रटी होनी चाहिए, क्योंकि इससे फैक्चुअल क्वेश्चन बनेंगे। और फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे आप सोचोगे ना कि पेडागोजी वाला जो है नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड लगा के मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, तो आप नहीं कर पाओगे। यहाँ से आपको इन थ्योरी से फैक्चुअल क्वेश्चन बनेंगे और वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। तो देखो भाई, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संवेदी प्रेरक अवस्था। अब आप बोलोगे संवेदी प्रेरक अवस्था तो आपने बताया ही नहीं है, तो जब भी तो मैं कहता हूँ ना कि आपको इंग्लिश में भी अवस्थाओं के नाम पता होने चाहिए, क्योंकि देखो हिंदी में नाम चेंज हो सकते हैं लेकिन इंग्लिश में नहीं होंगे। तब देखते हैं भाई संवेदी प्रेरक अवस्था किसको बोलते हैं।
सेंसरी मोटर स्टेज को बोलते हैं, जिसको मैंने आपको जो है इंद्रिय गामक अवस्था बताया है। तो बच्चे यहीं पे फंसते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आप स्मार्ट वर्क करोगे ना, क्योंकि देखो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि हिंदी में है तो मैं इंग्लिश देखूंगा ही नहीं, और कहीं इंग्लिश होते तो वो हिंदी देखते ही नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है। दोनों फॉर्मेट अगर आप दोनों फॉर्मेट आपके जो है आपके एग्जाम में होते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों होते हैं, तो दोनों को देखना है। कुछ समझ नहीं आ रहा है हिंदी में, इंग्लिश में देख लो, क्या पता समझ में आ जाए। तो सेंसरी मोटर स्टेज की बात हो रही है यहाँ पे कि जो है दो महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास की मील के पत्थर, यानी कि दो कौन सी जो विशेषताएं होती है वो हमें सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि इंद्रिय गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था में हमें देखने को मिलती है। तो आपको पता होनी चाहिए। क्या आप यहाँ पे आप पेडागोजी वाले लगा सकते हो नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड, यहाँ पे आपके काम आएंगे नहीं ना। यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए, फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो पहला पॉइंट है वर्गीकरण और क्रमबद्धता की बात हो रही है, यानी कि क्लासिफिकेशन एंड सेरिएशन की बात हो रही है। क्लासिफिकेशन और सेरिएशन की बात तो हम थर्ड स्टेज में देखते हैं। उसके बाद वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुकरण की बात हो रही है। अनुकरण जैसी शब्द आए आपको तुरंत दिमाग में खटकना चाहिए कि अनुकरण किस अवस्था में बच्चा करता है। तो अनुकरण जो है बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में करता है, डिले इमिटेशन करता है। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ती चिंतन और प्रतिनिगमनात्मक तर्क तो ये तो चौथे चरण में करता है, तो ये तो नहीं होगा। और जीववाद और परिवर्तन तो बच्चे में दूसरे चरण में होता है, ये भी नहीं होगा। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट। छठा क्वेश्चन देख लो, फिर आ गया सर्सन रीजनिंग। 5 से 6 वर्ष की उम्र से कम के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए, यानी कि जो लाइंस होते हैं उन पे लिखने के लिए हमें दबाव नहीं डालना चाहिए। क्या ये चीज़ सही है? बताओ, आप बताओ ये चीज़ सही है कि नहीं है, बताओ। तो भाई ये चीज़ बिल्कुल सही है, क्योंकि उनका जो है जो सूक्ष्म गतिक कौशल होता है ना, जो फाइन मोटर स्किल है, वो उनका उतना डेवलप नहीं हो पाता। बच्चे देखते हो ना कि लिखते लिखते जो है मतलब जो आपकी 2 लाइनों वाली कॉपी होती है वो उससे कभी ऊपर चला जाता है। कभी आप ड्राइंग करवाते हो बच्चे से तो वो सही से ड्राइंग नहीं कर पाता है। कई बार ड्राइंग मतलब जो कलर है वो बाहर भी हो जाते हैं। तो इसमें गलती बच्चे की नहीं है, उसका जो है जो सूक्ष्म गतिक कौशल होता है वो अभी उतने अच्छे से विकसित नहीं हुआ है। पता चले आप पकड़ के पेल दो उसको, तो पेलना नहीं है, ठीक है भाई। उसके बाद क्या इसका कारण सही है? बच्चे 5 से 6 साल बाद गतिक कौशल को बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। बिल्कुल ये भी सही है कि जो बच्चे होते हैं वो 5 से 6 साल के बाद वो ऑटोमेटिक जो है वो 2 लाइनों के बीच में जो है हम 3 लाइनों की कॉपी बच्चों को क्यों देते हैं? ताकि उनका जो सूक्ष्म गतिक कौशल है वो विकसित हो सके। उसके बाद तो बच्चा जो है फिर सफेद पन्ने पे भी बिल्कुल स्ट्रेट लिख लेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि उसके बाद अभी जो आप है, अगर मैं आपको बोलूँ स्ट्रेट जो सफेद पन्ना है उस पर 2-4 लाइनें लिखो, तो क्या आप उल्टी टेढ़ी मेढ़ी लिखोगे? सीधी लिखोगे ना, क्योंकि आपका सूक्ष्म गतिक कौशल विकसित हो रखा है। जो फाइन मोटर स्किल है वो आपका क्या है, विकसित हो रखा है। तो ये भी सही है। क्या इन दोनों में रिलेशन? बिल्कुल रिलेशन भी बन रहा है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। उसके बाद 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन है क्या है, तो वो पॉइंट से ही पता चलेगा बच्चों के बारे में क्या पूछ रहे हैं। इस दुनिया में आनुवांशिक कोड के साथ आते हैं और उनकी नियत तय करते हैं। क्या उनकी नियत तय उनकी आनुवांशिकता से हो जाएगी? नहीं, गलत। बच्चे जो है उस सामाजिक सांस्कृतिक के संदर्भ में बहुत प्रभावी होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। बिल्कुल, ये वाइगोस्की ने भी कहा है, जो बच्चे होते हैं वो अपने समाज में जितने अच्छे से सीखते हैं और जो समाज उस पर प्रभाव डालता है। आप खुद सोचो, अभी आप 4 दिन जो है किसी लुच्चे लफंगे के साथ रहो, कोई आपके दोस्त है जो लुच्चे लफंगे, हवाबाजी में ज़्यादा है या लड़कीबाजी ज़्यादा करता है या लड़काबाजी ज़्यादा करता है, तो उनके साथ में रहो, तो आपकी भी जो थोड़ी सी जो नीयत होगी ना, तो जो थोड़ी संगत होगी ना, वो वैसी हो जाएगी। और यदि आप संगत जो है आपको की जो थोड़ी सी जो है जो भक्ति की तरफ जो ज़्यादा लीन है, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो बहुत मतलब आप करके बात करते हैं, उनसे कभी आपने तुम सुना ही नहीं होगा। वो हर चीज़ को इतना पोलाइटली बोलते हैं, जब आप उनके टच में रहोगे कुछ दिनों तक, आप भी बिल्कुल उसी तरीके से हो जाओगे। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि बच्चे जो होते हैं ना, जैसा उनका समाज का जो संदर्भ वगैरह होता है, उससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो यही ऑप्शन इसका करेक्ट है। इस संसार में खाली स्लेट की तरह आते हैं? नहीं, अनियंत्रित पैदा होते हैं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लो, फिर असर्शन आ गया। अरे भाई, इस क्वेश्चन ने तो हद कर रखी है। और हद तो जब हो जाती है जब पेपर में टाइम का प्रेशर रहता है, ऊपर से हाथ पैर फूल रहे होते हैं। और ये क्वेश्चन देख लो, चलो एक बार को ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों में पता चले रिलेशन नहीं बना पाए, तो लो भी तब भी आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए कहता हूँ इस क्वेश्चन को जब मैं कराऊँ ना, तो इसको डिटेल में समझा करूँ मैं क्या बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जितना डिटेल में आपको करा रहा हूँ पूरे यूट्यूब में इतना एक्सप्लेन कोई नहीं करता होगा। मैं सिर्फ 15 क्वेश्चन को कराने के लिए आधा घंटा लेता हूँ। बताओ, चलो अभिकथन क्या बोलता है? एक समावेशी कक्षा। समावेशी कक्षा क्या होती है ये आपको मालूम होनी चाहिए। इंक्लूसिव क्लासरूम
जहाँ पे जो है दिव्यांग प्लस नॉर्मल बच्चे दोनों बच्चे आके जो है एक साथ रूप से जो है क्या करें, शिक्षा ग्रहण कर सके, उसको हम समावेशी शिक्षा बोलते हैं। इसमें क्या बोला गया, एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को बहुसंवेदी सामग्री यानी कि मल्टी सेंसरी जो मटेरियल्स होते हैं उनका उपयोग करना चाहिए। मल्टी सेंसरी बहुसंवेदी सामग्री कौन से होते हैं, जैसे कोई बच्चा अगर देख नहीं पा रहा है तो उसको जो है भाई टच वच ब्रेल लिपि वगैरह के माध्यम से उसको पढ़ाओ। उसके बाद जो है कोई बच्चा अगर सुन नहीं पा रहा है तो उसको जो भाई स्मार्ट बोर्ड अच्छे से लगा दो, देख तो पा ही रहा होगा ना। तो या फिर कोई बच्चा धीरे सुन रहा है तो उसको क्लास में आगे बिठाओ, या फिर कुछ ऐसे फोन हेडफोन वगैरह आजकल ईयरफोन वगैरह कुछ ऐसे आते हैं वो दे दो, वो लगवा दो उनके, ताकि जो उनको सुनने में दिक्कत ना हो। तो ये बहुसंवेदी सामग्री होती है, तो इनका उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल उपयोग करना चाहिए। उसके बाद कारण क्या दे रखा है, समावेशी कक्षाओं को पाठ्यक्रम सामग्री के मानकीकरण यानी कि स्टैंडर्डाइज के साथ मूल्यांकन रणनीति के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। मोटा मोटा कहने का मतलब है जो समावेशी कक्षा जो होती है उसमें जो हम जो करिकुलम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो जो ऊपर से जो निर्धारित स्टैंडर्डाइज है उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना है। क्या ये चीज़ सही है? और जो निर्धारित मूल्यांकन है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना है, क्योंकि सभी बच्चों की जो मूल्यांकन, देखो कोई बच्चा सुन नहीं पा रहा है तो उसको हम अलग तरीके से मूल्यांकन करेंगे, कोई बच्चा देख नहीं पा रहा है तो क्या हम उसी तरीके से उसको मूल्यांकन कर लेंगे, कोई बच्चा नॉर्मल है तो क्या हम उसी तरीके से मूल्यांकन कर लेंगे। कहने का मतलब समझ रहे हो क्या बता रहा हूँ मैं आपको? तो इस तरीके से हमें नहीं करना, तो ये तो गलत है। इसका पहला सही है, दूसरा गलत है, तो हम बोल सकते हैं ए सही है लेकिन आर गलत है। इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन, संरचनावादी दृष्टिकोण में क्या होता है यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू में क्या हमें जो है होता है, इसमें देख लेते हैं। व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है, नहीं। जो रचनावादी दृष्टिकोण होते हैं ना, इसमें जो आपकी जो समझ है ना उसको विकसित करने पे ज्यादा जोर दिया जाता है। तो 9वें का देखते हैं क्या आंसर है इसका। सीखना वर्तमान समझ का जो है विस्तार और परिवर्तन है, यानी कि लर्निंग इज एक्सटेंडिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द करंट अंडरस्टैंडिंग। मुझे मालूम है कि मैक्सिमम बच्चे अभी है ना उन्होंने फर्स्ट ऑप्शन टिक किया होगा, लेकिन आप ये नहीं पढ़ रहे कि भाई इसमें पूछा क्या गया है। संरचनावादी दृष्टिकोण में क्या होता है, ये मैंने आपको जब आप थ्योरी पढ़ोगे ना ये सेम लाइन मैंने आपको करा रखी है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आप पता है आपकी क्या दिक्कत है, आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड को ही टारगेट करते हो, जबकि ऐसा हर बार आपका जो है नहीं चलेगा काम। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 10वां है गति केंद्रित शिक्षार्थी, यानी कि जो काइनेस्टिकली लर्नर्स होते हैं के माध्यम से सीखते हैं। जो काइनेस्टिक मैंने आपको बुद्धि बताया था, बुद्धि के 8 प्रकार बताए थे, उसमें काइनेस्टिक की जो है इंटेलिजेंस होती है, ये भी मैंने आपको बताया था। गति केंद्रित बुद्धि भी होती है। तो इसमें बच्चे किस तरीके से सीखते हैं, क्या छूने से सीखते हैं? काइनेस्टिक का मतलब होता है जो दौड़ भाग करते हैं, इससे जो है बच्चे सीखते हैं। इसमें जो बच्चा होता है ना डूइंग एंड मूविंग के माध्यम से सीखते हैं, यानी कि करने और चलते फिरते हुए इसमें सीखते हैं। सुनने देखने तो इसमें कुछ है ही नहीं। इसका सेकंड ऑप्शन सही है। 11वां क्वेश्चन जीन पियाजे की थ्योरी से अगेन है। जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे कि 4 + 5 9 होता है और 9 - 5 4 होता है, इसके पीछे का तर्क जो है वो समझने में असमर्थ है, वो नहीं समझ पाता। मतलब कि जो बच्चा है वो ये तो बता देता है 5 और 4 9 होते हैं, लेकिन जब हम उससे पूछते हैं ना कि 9 - 5 कितना होता है तो वो ये चीज नहीं बता पाता है। तो ऐसा बच्चा क्यों नहीं बता पाता है, तो ये चीज आपको मुझे बताना है। जैसे कि मैंने आपको इसका अच्छा सा एग्जांपल दिया था कि बच्चा जो है घर से स्कूल चला जाता है, लेकिन स्कूल से घर आने में दिक्कत आती है, तो अब मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे जो है इसका आंसर दे देंगे। तो इरिवर्सिबिलिटी की भाई उसमें बच्चे में जो है अभी जो है समझ नहीं आई है, अपरिवर्तनीयता की समझ नहीं है। ईगोसेंट्रिक का मतलब आत्म केंद्रित का मतलब वो किसी एक चीज के ही कोई चीज देख रहा है तो उसके रंग को ही देख रहा है या किसी एक चीज को ही देख रहा है। उसके बाद है परसेप्चुअल कंसंट्रेशन। उसके बाद एनिमिस्टिक जीववाद में, तो जीववाद में क्या होता है कि जैसे कि बच्चे को कहीं चोट वोट लग गया तो उसको लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग पे अंतर नहीं पता। बच्चे को कहीं चोट लग गया तो उसकी माँ बोलती है कि भाई मेरे बच्चे को मारा, तो उसको ऐसे ऐसे गेट को ऐसे 2-4 बार लगा देते तो बच्चा भी खुश हो जाता है। बच्चे को लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में अंतर नहीं पता होता है। अब धारणात्मक केंद्रीयकरण में क्या होता है कि परसेप्चुअल कंसंट्रेशन, किसी चीज को आप परसेप्चुअली सोच रहे हो किसी चीज के बारे में, तो ये सब तो कुछ नहीं होगा। इसका फर्स्ट ऑप्शन है। 12वां क्वेश्चन क्या है, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? इसके 1 से ज्यादा आंसर है, तो बताने आपको लचीला पाठ्यक्रम बिल्कुल होना चाहिए। सहकारात्मक अधिगम यानी कि कोऑपरेटिव अधिगम होना चाहिए, जहाँ पे जो है 1 से ज्यादा बच्चे जो है आपस में जो है सहयोग करके सीखे। पृथकीकरण और नामांकन, पृथकीकरण हमें सेग्रीगेशन और लेबलिंग करना चाहिए बच्चों को, भाई हमें लेबलिंग बच्चों को नहीं करना चाहिए, सेग्रीगेशन अलग अलग नहीं, अलगाव की स्थिति हमें पैदा नहीं करनी चाहिए। थर्ड तो गलत है। और भवन पहुंच, यानी कि बच्चे का जो घर है ना
वो स्कूल के पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्कूल तो भाई साहब 10 किलोमीटर दूर है तो बच्चा आएगा कैसे। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन देख लो भाई, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, थर्ड ऑप्शन सही है इसका, फर्स्ट सेकंड फोर्थ। जिसमें भी थर्ड हो वो गलत है। उसके बाद 13 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार से वर्णन किया है। तो इन्होंने जो अपनी थ्योरी का जो वर्णन है पियाजे साहब ने जो किया है वो उन्होंने किस प्रकार से किया, तो बताना है आपको। 4 ओवरलैपिंग यानी कि 4 अंतिव्यापी संस्कृति विशिष्ट चरणों में होती है, इसकी बात नहीं, ऐसी तो कुछ नहीं किया। 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरणों में किया। उन्होंने बताया कि 4 जो चरण में जो बच्चे होते हैं उनमें क्या क्या गुण होते हैं, उनमें सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा कैसे सीख रहा है, क्या गुण होते हैं बच्चे में। उसके बाद जो है उसके बाद नेक्स्ट सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में, फोर्थ स्टेज में क्या होता है वो सारी चीजें बताते। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। फिर से क्वेश्चन आ गया है असर्शन एंड रीजनिंग वाले। 14 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आधारभूत बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। नहीं, जो शिक्षकों के द्वारा कुछ भी चीज अगर जो स्काफ फोल्डिंग उसको प्रदान की जा रही है। स्काफ फोल्डिंग क्या होता है, आप पूछोगे स्काफ फोल्डिंग क्या होता है, तो स्काफ फोल्डिंग शब्द का जो वर्णन है हमें जो है किसमें, वाइगोस्की की थ्योरी में हमें देखने को मिलता है। स्काफ फोल्डिंग का मतलब होता है अस्थायी मदद। आप किसी काम में अच्छे थे, थोड़े से कम नंबर आ रहे थे, सीटेट में कम नंबर आते लेकिन मेरी हेल्प से अब आपके जो है 28-29 तक नंबर आ रहे हैं, तो उसको हम स्काफ फोल्डिंग बोलते हैं। तो शिक्षक जो बच्चों को स्काफ फोल्डिंग जो अस्थायी मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है, क्या वो चीजें बच्चों की जो सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालेगी, तो नहीं, इसका तो फर्स्ट गलत हो गया। लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसे हेर यानी कि मैनिपुलेट करके सीखते हैं, तो ये भी इसका जो है गलत है। तो दोनों गलत है भाई, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। मैनिपुलेट करके कोई भी चीज बच्चा नहीं सीखता है। 15वां क्या है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक में किस प्रकार की बुद्धि होती है। एक वैज्ञानिक में तार्किक व गणितीय बुद्धि होती है, जबकि एक मूर्तिकार में गतिशील वेदी यानी कि बॉडली काइनेस्टिक है। उसको मालूम है कि भाई इसको यहाँ पे ऐसे बॉडी को ऐसे मूव करना है, ऐसे मूव करना है, तब जो है उसकी नाक बनेगी, आंख बनेगी। तो एक मूर्तिकार में ये बुद्धि पाई जाती है। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया भाई आज का वीडियो, क्या मैंने आपको जो है समझाया 15 क्वेश्चन अच्छे से डिटेल में। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो जय हिंद, जय भारत। नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना।